हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस से। तो व्हाट इज लाइफ ना? लाइफ मींस जो भी चीज़ जिंदा है, दैट मींस जो भी चीज़ अलाइव है। तो हम कहते हैं कि एक लिविंग चीज़ है, यानी अलाइव है, जीवित है, राइट? जीवित, ये जिंदा है। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, दे आर अलाइव। वो जिंदा होते हैं, राइट? तो most important criteria to decide whether something is alive is the movement. For example, आप मूव कर पा रहे हो, आप जिंदा हो, दैट मीन्स आप जब सोते हो तो कैसे पता चलता है कि हम जिंदा हैं? हमारा स्टमक या हमारा चेस्ट मूव कर रहा होता है, मोस्टली मूव कर रहा होता है क्योंकि हम सांस को ले रहे होते हैं। तो ब्रीथिंग इज ऑल्सो एन एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दिखाए गए हैं, मूवमेंट दिखाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यस, ये जो चीज़ है ये अलाइव है। लेकिन ये अभी सिलेबस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन से। ऑल्दो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या आप कह सकते हो कि एक इंटरेस्टिंग बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसे देख लो कि यहाँ पे लिखा है लाइक यू कैन सी कि हेयर यू हैव दिस फ्लावर। और ये फ्लावर जो है ये तो स्टेशनरी है, ये तो हिल नहीं सकता। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अलाइव है या नहीं है? तो आपको पता है जैसे फ्लावर्स हो गए या बहुत सारे अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स ऑल्सो कैन मूव, बट प्लांट्स की स्पेशली बात हो रही है, दे आर स्टेशनरी। सो दे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ मूवमेंट जो बताते हैं कि दे आर अलाइव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सनफ्लावर को देखते हो तो जब सन एकदम उसके ऊपर होता है एट द हेड, देन जो सनफ्लावर है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है। जैसे ही सन जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड आता है, तो ये जो सनफ्लावर है ये उस साइड पर बेंड हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये जो है सनफ्लावर, ये सेंसिटिव टुवर्ड्स द नेचर है, यानी कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ इसका रिस्पॉन्ड रहता है, स्टाइमुली रहता है, स्टैमुलस यानी रिस्पॉन्ड रहता है। वेरएज नॉन लिविंग थिंग्स इस तरह के मूवमेंट नहीं दिखा सकते हैं, वो ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें ये पता है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, इसको देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर टू सर्वाइव, ये ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द नेचर अराउंड देम, दे आर नेचर सेंसिटिव, दे रिस्पायर, बाय दे रिस्पायर टू गेट एनर्जी। एंड कैसे होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये हम पढ़ेंगे। दे एक्सक्रीट आउट द वेस्ट, जो गंदगी है उसे ये निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में आपने देखा होगा एक वाइट सैप होता है, तो वाइट सैप जो रहता है वो बेसिकली वो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है इनका। उसके अलावा अगर आप देखोगे, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ऑल्दो रिप्रोडक्शन ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट लिविंग बीइंग्स ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट हम अपने आसपास वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखते हैं। तो ये सब हम इसलिए ही देख पाते हैं क्योंकि ये सब रिप्रोड्यूस कर करके अपनी जो स्पीशीज है उनको इंक्रीज करते रहते हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो इस वजह से ये सब लाइफ प्रोसेसेस ही रहते हैं। ऑल्दो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, बट जो ऑर्गेनिजम्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो लिविंग बींग्स कहलाते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप बात करो एक्सक्रीशन की, रेस्पिरेशन की, न्यूट्रिशन की, ग्रोइंग की, तो ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पे ना इस बुक में एक एक जो छोटा सा मैं अमेंडमेंट करना चाहूँगी वो यही रहता है कि यहाँ पे ना, ये जब आप अभी इस वाली चीज़ को पढ़ोगे, वाटर लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ पे इन्होंने दो ऐसी चीज़ें ली है जो हम अभी एज लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपकी एनसीईआरटी में भी रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं दे रखी है लाइफ प्रोसेस में। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या दे रखा है आपको? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ा बुक को ऐसे कर रही हूँ इस समय क्योंकि थोड़ा सा ये पेज जो है वो बेंड नहीं हो पा रहा है, राइट, इस तरह से।
सो ये डेफिनेशन है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लिविंग बींग्स परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। अगर आज आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, अगर आज आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आएगी, अगर आज आपकी बॉडी में खाने की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो वो सभी प्रोसेसेस जिनके ना होने के कारण आप नहीं होगे, आपकी लाइफ नहीं होगी, तो वो सभी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस हैं। या फिर आप कह सकते हो जो प्रोसेस आपकी ज़िंदगी को चलाएंगे, जिनके होने के वजूद में आप होगे, जिनके होने के कारण ही आप होगे, जिन प्रोसेसेस को होना ज़रूरी है आपकी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, तो वही आपकी लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, तो अभी इनके एग्जाम्पल्स ये देखो, न्यूट्रिशन है, जो मैं बता रही हूँ ना उनको ही आप करें अभी हाईलाइट, क्योंकि इस वाली बुक में आपको कुछ और भी दे रखे हैं एज लाइफ प्रोसेसेस, बट हमको प्रिसाइज रहना है, गलत सलत नहीं जाना ज़्यादा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तो एक तो है न्यूट्रिशन, एक है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन। बस ये चार ध्यान में रखें। अब यहाँ पे क्या आता है, एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। सभी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या बिना एनर्जी के आप चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। क्या बिना एनर्जी के आप पढ़ाई कर सकते हो? देखो, जब आपके एग्जाम्स होते हैं ना, तो आपकी मम्मा आपको हर सुबह उठ के, ऑल्दो कभी हो सकता है नहीं दूध पिलाए, लेकिन हमेशा सुबह उठ करके वो आपके लिए दूध गर्म करती है, आपको दूध ग्लास में देती है, आपकी डेस्क पे देती है, और आप एकदम दूध पीने के बाद एनर्जी फील करते हो, अपनी पढ़ाई में लग जाते हो। उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि एग्जाम टाइम्स पर आपको ये भी कहा जाता है कि डू योगा, डू मेडिटेशन, डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ऑल्दो ये आपके माइंड को तो शांत करती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे ऐसे योगा के टिप्स हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाते हो। कैसे बढ़ाते हो? आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हो बॉडी में, ज़्यादा ब्रीथ इन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रीथ आउट करते हो। ऐसा करने से आपका रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छा होता है। और हमें ही पता है कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो फूड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से ही मिलती है। ऐसे मैं याद करवाऊंगी, चिंता नहीं करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। नाउ अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि एनर्जी जो है ये ठीक है, हम सबको चाहिए। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सो फूड इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको, मुझको, हम सबको जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? आपको फूड से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, कार नहीं चल पाएगा अगर पेट्रोल नहीं होगा। दैट मीन्स कार को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए पेट्रोल इज अ फ्यूल। Like that only food is also a fuel. Why it's a fuel? Because when you are intaking it, जब आप इसे ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, इसे कंज्यूम कर रहे हो, आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन से आपको एनर्जी मिलती है। सो जो चीज़ आपको एनर्जी दे, दैट इज अ फ्यूल। गेटिंग? Living organisms use chemical energy for carrying out various life processes. Living organisms क्या करते हैं? बहुत अलग अलग तरह के एनर्जी को यूज करते हैं अपनी बॉडी में फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। आपको ये भी पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन डिस्ट्रॉय। ठीक है, सो वी कैन नॉट क्रिएट नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय इट। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे ना। सो बेसिकली हम एनर्जी की वे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसको पोटेंशियल बना सकती हूँ, या पोटेंशियल है तो काइनेटिक बना सकती हूँ। तो एनर्जी जो है इसको आप बना नहीं सकते हो, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर यू कैन ट्रांसफर इट, यू कैन चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, so living organisms continuously need energy for their various life processes and other activities which they perform. For example, energy is required when organism even during sleep. This is because when we are asleep, a number of biological processes keep on occurring in our body which requires energy.
हमारा हार्ट जब बीट करता है तो वो नॉन स्टॉप बीट करता है। हार्ट को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24/7, और आई शुड से कि हमारी पूरी जिंदगी जो है ना वो काम करता रहता है। अगर हार्ट एक सेकंड में रुकेगा तो आप हार्ट अटैक के शिकार हो जाओगे। तो हमारा हार्ट, हमारा दिल एक सेकंड भी रेस्ट नहीं ले सकता है। ये कितना ज़्यादा आप देख सकते हो, उसका बड़ा काम है, राइट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी जिन प्रोसेसेस से आपको ऑब्टेन होती है उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये भी बात ध्यान रखो। जैसे कि फूड है, तो फूड को लेने का प्रोसेस, जिसमें आप फूड को खाते हैं, वो आपको एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है। कहीं ना कहीं आपको वो फूड जो है वो एनर्जी देगा। तो वो प्रोसेस भी आपका लाइफ प्रोसेस हो गया, क्योंकि अगर वो प्रोसेस नहीं होता तो फूड बॉडी में नहीं आ पाता। फूड बॉडी में नहीं आ पाता तो वो एनर्जी नहीं दे पाता। एनर्जी नहीं दे पाता तो हमारी लाइफ नहीं होती। तो वो प्रोसेस जो हो गया ना, जो अभी फूड का इंटेक का प्रोसेस है, वो हो गया आपका एक लाइफ प्रोसेस। उसके अलावा आपने फूड को खाया। अगर फूड जो है आप जानते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो सिंपलर फॉर्म में टूटेगा नहीं, तो क्या कोई उस फूड में से एनर्जी निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। फूड एज इट इज रह जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा बॉडी पे। तो वो भी आपका क्या नहीं है, वो भी आपका लाइफ प्रोसेस नहीं। फिर तो वो जो अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो फूड है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट ही नहीं पाया, और उसके टूटने के वो टूट नहीं पाया, और अगर वो नहीं टूटेगा तो आपको आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर ये सेकंड प्रोसेस की बात करें जिसमें हमने फूड को तोड़ा, तो वो भी लाइफ प्रोसेस है उसी तरह से। अब ये फूड कैसे टूटेगा, कौन तोड़ेगा, देखो इसकी कहानी बना सकते हैं हम। एक सेकेंड, कहानी क्या बनती है, ये कहानी याद रखें आप कि यस, कि मेरे पास क्या था, एक बक्सा था। मेरे पास एक बक्सा था, और इस बक्से में, आप इसे एक बॉक्स कह सकते हो, मेरे पास बहुत सारा क्या है, ज्वेलरी है, गहना है, खजाना है। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी ओवर हियर, ठीक है। लेकिन इस खाने में लगा हुआ है एक ताला, एक ताला लगा हुआ है। आई नीड अ की जो इस ताले को तोड़ सके। इस ताले को, एक ताला काइंड ऑफ है ना, इस ताले को कोई जो की है वो खोल सके, या इस ताले को तोड़ सके, जो भी आप कहना चाहो। आई नीड अ की फॉर दैट। तो वो जो की है वो जब इसे तोड़ेगी तो सारा का सारा मनी एक्सप्लोर हो गया है, सारा का सारा मनी दिख गया है। आप उसे यूज कर लोगे, दैट मनी विल बी यूज्ड देन। अब ऐसे ही ऐसे समझो, यही बॉक्स क्या है आपका, फूड है ये, और इसमें क्या स्टोर्ड है, क्या भरा रहता है, एनर्जी भरा रहता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें टंगा है एक बड़ा सा ताला। तो अब क्या जरूरत है कि उस ताले को खोल लिया जाए। तो उसके लिए जो मुझे की चाहिए, ये जो की है, दिस की, आई डोंट नो हाउ टू मेक अ की इवन, इसको जो भी अज्यूम करना है कर लो। ये की है, दिस इज अ की, एंड ये की क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन है। दिस इज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस ताले को खोलती है, सारी एनर्जी में रिलीज करती है। तो ये बॉक्स क्या है, फूड है। ये मनी क्या है, एनर्जी है। ये ताला लगा हुआ है, दैट मीन्स फूड नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। तो ऑक्सीजन जब इससे रिएक्ट करेगी ना, इस फूड से, इस बक्से से, दैट मीन्स जब इसका ताला खोलेगी तो सारी एनर्जी इसमें से बम्पर निकलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको, food is a kind of a fuel which provides us energy to all living organisms.
नाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे आता है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट। तो ये जो एनर्जी आती है ये फूड से ही आती है, ठीक है, बोल दिया हमको यहाँ पे, जो आप खाते हैं। फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना खाने के आप नहीं रह सकते हो। आपको याद है ना कि क्या बोलते हैं कि रहने के लिए हमें क्या चाहिए, खाना, कपड़ा और मकान। तो खाना क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक अमीर से अमीर इंसान और गरीब से गरीब इंसान सबको चाहिए होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, तो सबको खाना चाहिए, किसके लिए चाहिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि किस तरह से खाना खाया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और किस तरह से इस खाने को खा करके एनर्जी को लिबरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है इसे किया जाता है, और किस तरह से जो सारी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल इस इधर ही बता देती हूँ आपको कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ लेते हैं, वो लंग्स में लेते हैं। ये लंग्स है आपके, लेट से लंग्स है। तो लंग से इस ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना होता है, बहुत सारे पार्ट्स में जाना होता है, हार्ट में भी जाना होगा इसको, ये हार्ट मान लो, है ना। और बहुत सारे अदर ऑर्गन्स तक जाना होगा, जैसे कोई भी ऑर्गन आप अज्यूम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से खाना यहाँ कैसे आएगा, फिर ये यहाँ से हार्ट से खाना इधर कैसे आएगा, दैट मीन्स एक प्रोसेस चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि हर कोई ऑर्गन वहाँ और लंग्स के पास नहीं जा सकता और नहीं कह सकता कि थोड़ा हमें दान कर दो भैया ऑक्सीजन, नहीं, यही ऑक्सीजन को आना होगा जगह जगह पर। तो इसे कहाँ से करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन से करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन को हम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे पढ़ते हैं हम एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडीज, एक्सक्रीशन ये भी जरूरी है। अगर वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट नहीं होगा तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी में जमते रहेंगे विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। The toxic substances are not only useless for the body but are also harmful for the body and that's why they need to be removed, ठीक है, इतना समझ गए भाई अपन। अब चलो अब पढ़ते हैं अबाउट न्यूट्रिशन। अब हमें पता है कि फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्या है, एक ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक सिंपल मीनिंग बता रही हूँ, एक लेमैन की भाषा में मतलब बता रही हूँ, derived from plants, okay, और एनिमल्स। इनऑर्गेनिक की बात करें is derived not from plants और एनिमल्स। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है, लेकिन ये आपको एक लेमैन की भाषा में, यानी कि अभी आपने बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है, बट इतना पता है हमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें प्लांट या एनिमल से मिल जाते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे कि हम बात करते हैं CO2 की, वाटर की, ये हमको एनिमल्स या प्लांट्स में से तो नहीं मिल रही, तो हमें नेचर में से मिल रहे हैं। मिनरल्स की, तो मिनरल्स हो गए, मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल्स सॉल्ट्स, उसके अलावा यू हैव वेरियस अदर
मटीरियल्स जो कि आपको इनऑर्गेनिक मिलते हैं, दैट मीन्स वो या तो फैक्ट्रीज में बनते हैं या फिर वो जो होते हैं आपके नेचर में कहीं और से मिलते हैं, वो प्लांट एनिमल से नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट वी नो, बट यस वाटर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, वेयर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है दैट फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फूड क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्यों ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब आप कहेंगे प्लांट से फूड कैसे मिलता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये सब मैं आपको बताऊंगी। पूरा प्रोसेस जो है हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से फूड डिराइव होता है, इस दुनिया में फूड आता है और कैसे इसका कंजम्पशन रहता है। सो अभी के लिए समझ लो कि फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि ये प्लांट एनिमल से मिलता है। सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। अब यहाँ पे आपको ना 3 चीजें बताई गई हैं। ग्लूकोज कंबाइन करके बनाता है स्टार्च। तो ग्लूकोज रहता है आपका सिंपलेस्ट शुगर, वेरस ये आपका रहता है कॉम्प्लेक्स शुगर। और ये दोनों ही जो होते हैं, ये दोनों ही किसकी कैटेगरी में आते हैं, किस न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्लूकोज, सिंपलेस्ट शुगर, स्टार्च, कॉम्प्लेक्स शुगर दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। सो सिंपलेस्ट शुगर क्या है, ग्लूकोज है, जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स शुगर रहता है आपका स्टार्च। स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ये दोनों ही चीजें, चाहे आपका ग्लूकोज हो गया, ये स्टार्च हो गया, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। फैट्स, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट जो खाने में प्रेजेंट होते हैं। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम न्यूट्रिएंट को खाते हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ एक बात, जो खाना हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं हम कंपेयर करते हैं अपने जंक फूड्स को। लेट्स से पिज्ज़ा है और यहाँ पे हमारा है सब्जियां, जैसे हम कह सकते हैं स्पिनच की सब्जी है अपने पास, विच इज अ ग्रीन लीफ। अब आपकी मम्मा कहेंगी कि खूब सारा पिज्जा खाओ या कहेंगी खूब सारा स्पिनच खाओ, फेन्यूग्रीक खाओ। तो आपकी मम्मा कहेंगी कि स्पिनच खाओ, है ना, फेन्यूग्रीक खाओ। वो नहीं कहेंगी आपको कि पिज्ज़ा खाओ, क्योंकि पिज्ज़ा इज़ अ जंक फूड जिसमें न्यूट्रिएंट का लेवल क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं, जिसमें विटामिन्स नहीं होते हैं, जिसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। दीज आर नॉट गुड फूड, जिन्हें हम जंक फूड्स कहते हैं। वेर एज स्पिनच की बात करें, सो इट्स अ हेल्दी फूड जिसमें न्यूट्रिएंट लेवल ज़्यादा रहता है। जिसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, जैसे आपको याद होने चाहिए न्यूट्रिएंट कौन कौन से हमने पढ़े हैं। तो चलो एक बार न्यूट्रिएंट की लिस्ट बना लेते हैं हम अपनी। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास विटामिन्स होते हैं, फैट्स भी होते हैं। उसके अलावा आपके पास रफेज या डाइट्री फाइबर भी कहते हैं, तो हम रफेज भी होते हैं। उसके अलावा आपके पास मिनरल्स होते हैं, और वाटर भी होते हैं। ये सभी क्या होते हैं आपके, सभी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर योर न्यूट्रिएंट्स, जो आपके जो खाने की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी फूड रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। किसी भी खाने को हेल्दी उसके न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, और किसी खाने को अनहेल्दी भी उसके न्यूट्रिएंट बनाते हैं। जैसे अगर खाना हेल्दी है दैट मीन्स उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, अगर खाना अनहेल्दी है दैट मीन्स उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है ना, ये सब चीज़ें उसमें
नहीं है तब। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से, हाउ यू टेक इन योर फूड। अब आप जो खाना खा रहे हो, फूड में क्या प्रेजेंट है? फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अब वो फूड एनरिच हो सकता है किसी भी न्यूट्रिएंट में, प्रोटीन में भी एनरिच हो सकता है, विटामिन में भी एनरिच हो सकता है। तो वो फूड जो आप ले रहे हो वो आपकी कोई पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट को फुलफिल करता है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, या हो सकता है कि वो सभी न्यूट्रिएंट को कंटेन करता हो, जिसे बैलेंस फूड भी कहते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट आप खा रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इनटेक ऑफ फूड के प्रोसेस को, इसे आप कहते हैं न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाने के प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which food is obtained in order to and utilize it in order to क्या कहा था, in order to utilize it to provide energy for performing various metabolic activities of the organism। एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं फूड को, टेक इन करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं और यूटिलाइज करते हैं उस फूड को। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। या फिर आप इस प्रोसेस को दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हो कि इट्स अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने फूड को कंज्यूम किया। क्यों कंज्यूम किया? सो दैट उसको आप यूटिलाइज कर सको, अपनी एनर्जी ले सको उस फूड से। और ये एनर्जी क्या करेगी? ये एनर्जी आपको बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मोशन होता है, ऐसे कामों में, जो ऐसी एक्टिविटीज होती है जहाँ मूवमेंट होता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही है बॉडी के अंदर, उनमें आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिशन शब्द है, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट से तो डिराइव्ड है। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? सो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर लेता है। कहाँ से लेता है? फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स and use it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituent। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें फूड से मिलता है बेसिकली, या फिर आप उसे कह सकते हो फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस व्हिच इज द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। जैसे आपको न्यूट्रिएंट प्लांट से मिल सकता है, कहीं एनिमल से भी मिल सकता है, जो कि क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसको यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज फॉर बायोसिंथेसिस। बायो मीन्स ऑर्गेन, मीन्स हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, सिंथेसिस यानी उनका प्रिपरेशन। तो ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, कई बार वो रप्चर्ड हो जाते हैं, या आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहती है। ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन किस किस तरह से किया जाता है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच न्यूट्रिशन कैन बी डन। तो यहाँ पे 3 वेज आती हैं, और 2 वेज है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन यानी कि लोग अपना ऑर्गेनिजम्स अपना खुद खाना बना रहे हैं, और हेट्रोट्रॉफिक यानी अदर्स न्यूट्रिशन, दूसरों के न्यूट्रिशन से आप अपने जो फूड रिक्वायरमेंट है, अपनी जो खाने की रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा कर रहे हैं। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स मेक या synthesize its own food from simple inorganic materials। अब देखो, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आप गैसेस को डाल सकते हो, वाटर को डाल सकते हो। सिंपल है दैट मीन्स ये आपको नेचर से ही कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो इनऑर्गेनिक बट नेचर में प्रेजेंट है। ये नहीं कि इनको आप फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में या लैब्स में प्रिपेयर करो। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है, वाटर है, जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करके जो है वो अपनी जब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करते हैं, तो उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये आप में मुझ में नहीं होता है ये प्रोसेस। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट में होता है या फिर एल्गे में होता है। तो
क्या होता है इस प्रोसेस में उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो सिंथेसाइज किया जा रहा है फूड, इस देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो क्या हो गया यहाँ पे कि जो खाना है वो खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक है यानी खुद खाना बन रहा है। लेकिन वो रेसिपी क्या है, वो प्रोसेस क्या है खाना बनने का, तो वो रेसिपी है फोटोसिंथेसिस। वो जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बना लेते हैं। और जब वो अपना खुद का खाना बना लेते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यानी जिस तरह से उन्होंने अपना खाना बनाया है उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। द ग्रीन प्लांट हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, ये दो चीजें कंबाइन करके क्या बनाती हैं, ये बनाती है एनर्जी। और आपको पता है क्या कि जो एनर्जी होती है ये सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कोई ऐसा सोर्स होगा जो कार्बोहाइड्रेट की, ऐसा कोई सोर्स होगा जो कार्बोहाइड्रेट होगा और उस कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे रहता है आपका C6H12O6 एंड दिस इज योर ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी का ही सोर्स है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी बनती है, इसलिए प्लांट को जितना उगाते हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि प्लांट बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे ऑक्सीजन जो है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। और ये ऑक्सीजन ऑल्दो उनके लिए फोटोसिंथेसिस में जो बनती है वो वेस्ट है, पर हमारे लिए तो ऑक्सीजन हमेशा ही लाभदायक होती है। ठीक है, सो कंबाइन बाय फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बन रहा है खाना, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अभी बात आती है कि ठीक है सनलाइट होना ज़रूरी है, लेकिन सनलाइट ऊपर से सारा काम कर लेगी या उसको कैप्चर करके लाना पड़ेगा प्लांट की लीव्स में। सो लीव्स में लाना पड़ेगा, लीव्स इज द किचन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कैसे वो सनलाइट जो है वो ऊपर से नीचे आती है, हमारे प्लांट के अंदर आती है, दैट इज बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कंबाइन करता है जो लाइट एनर्जी है उसको, और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है इन मॉलिक्यूल्स का, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे कार्बोहाइड्रेट्स बना देगी। ये प्रोसेस जो पूरा केमिकल प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे सनलाइट का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यही बताया है जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, इनमें क्या होता है, इनमें इसी तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना खाना बना पाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है those organisms which can make their own food from the inorganic substances like CO2 and water present in the environment are called autotrophs। अब यहाँ पे क्या है, केवल ग्रीन प्लांट्स ये कर सकते हैं because they have chlorophyll। The autotrophic organism contain a green pigment। सारे जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है यदि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अभी क्या पाया गया कि वो सब क्या कंटेन करते हैं, ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और यही क्लोरोफिल है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो पा रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो एनर्जी है सनलाइट है उसको ट्रैप किया जाता है, और इस सनलाइट को प्लांट्स पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर जो बोल्स मॉलिक्यूल्स है जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 के पास जाती है, जब ये हाइड्रोजन CO2 के पास जाती है तो ये C6H12O6 बनाती है, और ये जो ऑक्सीजन है ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अपना खाना नहीं बना पाते हैं खुद। ठीक है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो अभी क्या है, अपना खाना नहीं बना पाते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, लाइक वो CO2 और वाटर को यूज करके नहीं कर सकते कुछ। राधा वो क्या करते हैं और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो सारे एनिमल्स हो गए,
या बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे फंगाई हैं, जो सब हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि जो दूसरों का जो खाना बना है ना उस पर डिपेंड करते हैं, उनसे अपने खाने की क्षमता, खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट खाते हैं, कुछ है जो केवल नॉन-वेज खाते हैं, दैट मीन्स एकदम जैसे डियर खा लेता है, जैसे टाइगर है, तो ये सब होते हैं। और कुछ होते हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, वो जो नॉन-वेज भी खाते हैं, जो वेज भी खाते हैं, दैट मीन्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और अ, वो जो कि कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक फूड चेन समझाना चाहूँगी। सॉरी, तो फूड चेन में देखो क्या रहता है। सबसे पहले देखो हुआ क्या कि प्लांट्स ने अपना खाना बनाया। जब प्लांट्स ने खाना खाया तो उन्हें एनर्जी मिली, वो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस कर पाए और प्लांट जिंदा रहा। अब प्लांट के पास बहुत सारी एनर्जी तो है ही वैसे अंदर, क्योंकि कुछ तो उसने यूज कर ली लेकिन कुछ तो उसकी बची भी होगी। तो प्लांट है आपके पास जो कि जिंदा भी है और जिसके पास बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी है और बहुत सारा एनर्जी है बेसिकली। अब यहाँ पे इस प्लांट को खा लिया काऊ ने या बफलो ने या फिर डियो ने। तो काऊ ने खाया क्यों? क्योंकि वो टाइगर को या वो दूसरे एनिमल्स को नहीं खा सकती, वो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को खा सकती, तो उसने प्लांट को खा लिया। इस काऊ को किसने खा लिया? इस काऊ को खाया टाइगर ने। तो आपने ये देखा कि प्लांट के न्यूट्रिएंट काऊ के पास आए और काऊ के न्यूट्रिएंट टाइगर के पास गए। अगर आप देखो कि जो काऊ है जो कि के इंटरमीडिएट में बीच में है बिल्कुल, इसके जो न्यूट्रिएंट थे वो और कुछ नहीं बल्कि प्लांट के ही तो न्यूट्रिएंट थे। तो देखा जाए तो प्लांट क्या है? प्लांट प्रोड्यूसर है, अपना खाना खुद बनाता है और यही और सभी ऑर्गेनिजम्स का पेट भी भरता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे आता है organisms which cannot make their own food from inorganic substances। inorganic substances यानी कि जैसे कि CO2, वाटर, इन चीज़ों को यूज करके जो खाना नहीं बना सकते हैं, रादर वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हो अपने खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखो तो काऊ एक हेट्रोट्रॉफ है क्योंकि वो भी प्लांट पे डिपेंड कर रही है। टाइगर भी एक हेट्रोट्रॉफ है क्योंकि वो काऊ पे डिपेंड कर रहा है। कोई अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो दूसरे को अपना जरिया बना रहा है अपना पेट भरने के लिए। तो काऊ हो गया, टाइगर हो गई, ये सभी क्या रहते हैं आपके हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। यही हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं आपके। तो काऊ और टाइगर सब हेट्रोट्रॉफ्स है। प्लांट हेट्रोट्रॉफ नहीं होता, इज नॉट हेट्रोट्रॉफ। इसको आप याद रखें, प्लांट इज नॉट हेट्रो। सो नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वो भी अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो भी हेट्रोट्रॉफ्स है। Animals are heterotrophs which are dependent on plants or other animals for their food। एनिमल्स क्या है हेट्रोट्रॉफ्स है क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना सकते, वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हर्बीवोर्स जैसा हमने देखा कि कुछ है जो प्लांट खाते हैं, कुछ है जो दूसरे एनिमल को खाते हैं और कुछ है जो दोनों चीजें खा लेते हैं। इवन कुछ ऐसे भी है जो अपना खाना बिल्कुल खुद नहीं बना सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीज। लीज जिसे हम जुआ कहते हैं। तो ये जो होती है जुआ क्या करती है, ये आपकी बॉडी पे रहती है और आपकी बॉडी जैसे हेयर्स पे रहती है, या फिर डॉग्स पर बहुत ज्यादा होती है। ये कई बार जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनपे आपने देखी होगी। तो वो क्या करती है, उनका ब्लड सक करती है और वो ब्लड पे ही तो सारे न्यूट्रिएंट हैं। ब्लड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ब्लड।
अब ये जो ब्लड है जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है सारे न्यूट्रिएंट का, सारी ऑक्सीजन का, ये बीच रास्ते से उस ब्लड को सक आउट कर लेती है। और जैसे उस ब्लड को सक आउट कर लिया तो उस पे जो सारे न्यूट्रिएंट दौड़ रहे थे वो उसके पास आ जाते हैं, वो जी लेती है। अगर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म मर गया यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो जो पैरासाइट है जैसे लीस हो गई, जैसे जुएं हो गई, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, तो वो जो है वो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो रह रही है, अगर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म मर गया यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म मर गया, तो पैरासाइट्स भी जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट्स को याद रखना है तो एक चीज, एक वर्ड याद रखो, पैरा। पैरा ओलंपिक्स होते हैं ना, यानी कि वो अपने ह्यूमन बींग्स, वो लोग, वो पीपल जो जो फिजिकली फिट ना हो, डिसेबल्ड हो, जिनका कोई बॉडी पार्ट यू काम ना करता हो, जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ना हो सके हो क्योंकि उनकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हो, तो वो लोग पैरालंपिक्स में जाते हैं। वैसे ही आपके पैरासाइट्स है, पैरा यानी कि जो डिपेंडेंट है, पैरासाइट्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। सी क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म ने जो खाना बनाया है उसको ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनका बिल्कुल कोई भी ट्रांसपोरेट, उनका कोई भी लाइफ प्रोसेस उनकी बॉडी में नहीं होता है, वो डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट वाला फूड ही जो है दूसरे प्लांट्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ले लेता है। कस्कुटा या अमरबेल जो है जो दूसरे ट्रीज पर रहती है, वो दूसरे ट्रीज पर क्या करती है, इज ऑब्वियसली कस्कुटा क्या है, एक क्लिम्बर है। ये क्या करती है कि ये दूसरे पेड़ पर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उस पर चढ़ जाती है, ठीक है, और फिर क्या करती है, उस दूसरे पेड़ से न्यूट्रिएंट लेती जाती है, जो वो खाना बना रहे हैं उसको लेती जाती है, खाती जाती है, इस तरह से जीती है। अगर होस्ट मर गया तो वो भी मर जाएगी, अमरबेल या कस्कट। एक और चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपकी ब्रेड जो होती है ना, जो हम ब्रेड्स खाते हैं, जो रोटी खाते हैं, बारिश के सीजन में बहुत जल्दी सड़ने लग जाती है, उस पे क्या आ जाती है, फंगस आ जाती है, हम कहते हैं ब्लैक एंड ग्रेइश इन कलर। तो ये क्या करती है, बहुत हार्मफुल रहती है ना, इट्स वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल रहती है ये। इस ऐसी चीजों को आप खाते भी नहीं हो क्योंकि वो खराब हो जाती है ब्रेड या फिर जो भी रोटी है। तो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो। अब सेप्रोफाइट क्या करते हैं, ये सेप्रोफाइट जैसे फंगाई हो गए, ये उस ब्रेड पर रहते हैं, वो जो ब्रेड है उसको खाते जाते हैं और अपना पेट भरते जाते हैं। लेकिन वो जो उस ब्रेड को खा रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं खा रहे हैं कि पहले उसको अंदर लेके जाएंगे ब्रेड के पीसेस को और फिर डाइजेस्ट करेंगे, नहीं, वो अपने बॉडी के एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं, उस ब्रेड को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते यानी पीसेस में नहीं तोड़ते, सिंपल मॉलिक्यूल्स पे तोड़ते जाते हैं, ये सारा मॉलिक्यूल्स पे चल रहा है काम। फिर ये जो ब्रेड है ये खराब हो जाती है, गंदी स्मेल देने लग जाती है क्योंकि वो सड़ने लग गई है। अब ये एग्जाम्पल से नहीं समझ आता तो दूसरा एग्जाम्पल लो। आप जानते हो वल्चर्स होते हैं, ये सब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं ये, जो कि क्या करते हैं, डेड या डिकेड मैटर को खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल मर गया है, बहुत सड़ने की बदबू आती है, फिर क्यों, क्योंकि दूसरा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है वो, जो उस डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, और वो खा कैसे रहा है, अपने एंजाइम्स को बाहर निकाल रहा है और उसे खा रहा है। तो उसे अब क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आपका भी यहाँ पे आ जाता है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। होलोजोइक तो हम जैसे हैं, दैट मीन्स अपने हाथों से खाना मुंह में डालते हैं और फिर मुंह में जाने के बाद जो खाना है उसका बॉडी के अंदर डाइजेशन चलता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का, और इस तरह से हमारी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। सेप्रोट्रॉफिक देखते हैं, ये न्यूट्रिएंट क्या है, इस तरह की न्यूट्रिशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड। सेप्रो मतलब होता है रॉटन, सो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है जिसमें क्या है कि खराब चीजों को खाया जाता है। सो सेप्रो fights the organisms which obtain their food from dead plants like rotten leaves, dead and decaying animal bodies, and other decayings of
अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि जो सड़ रही है चीज़ वो पहले लिविंग थी ना, तो अब वो ऑर्गेनिक मैटर्स को खा करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। सो we can also say that saprophytes are plants which feed on dead and decaying organic matters. सेप्रोफाइट क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो कि उस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट है, और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। आउटसाइड ही बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है बॉडी के। These simpler substances are then absorbed by saprophytes as their food. तो ये सिंपलर सब्सटेंस जो बाहर बनाया गया है इसको अंदर ले लिया जाता है। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स की बात हो रही है, जैसे कि आपने देखा होगा राउंड वॉर्म्स होते हैं, लीज होती है, कस्कुटा होता है, यामाबिल जिसे हम कहते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिराइव करता है, यानी अपनी जो खाने की अपने जो खाने की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके न्यूट्रिएंट वो खा रहा है। ठीक है, the organism which obtain the food is called the parasite and the organism from whose body food is obtained is called the host. Parasite क्या है, is an organism which feed on other organism. पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म वो होस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है। पैरासाइट receives its nutrition from the host but gives no benefit to the host in return. ये आपके जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में जो टेनेंट है वो रहते हैं बट वो आपको पैसे नहीं देते। तो इस केस में क्या है कि वो जो है आपसे आपका शेल्टर ले चुके हैं बट आर नॉट पेइंग यू इन रिटर्न। वैसे यहाँ पे है कि वो आपके खाने की जो रिक्वायरमेंट्स है, अपनी खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करा जा रहा है, आपसे खाना ले जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट ले जा रहे हैं, इन रिटर्न आपको वो कुछ नहीं दे रहा है। इट्स कंप्लीटली अपोजिट टू दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो है साथ में रहते हैं इन व्हेन दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो डिजीज़ेस होती हैं जो हमारे को अफेक्ट करती हैं, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स को अफेक्ट करती है, डॉग्स एंड कैटल्स को, ये सब पैरासाइट्स की वजह से होती है। कस्कटा इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ दी पैरासाइट्स। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है is that nutrition in which an organism takes complex organic food, complex organic food ले रहा है, बना बनाया खाना जो प्लांट है उसको ले रहा है into its body by process of ingestion. ingestion क्या होता है, ingestion होता है खाने को अपने मुंह में डालना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन अदर वर्ड्स मैन, डॉग, कैटल्स ये सब क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही कैरी करते हैं, जिसमें वो क्या कर रहे हैं होलोजोइक में कि वो जो खाना ले रहे हैं उसको सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं और फिर उसे कंज्यूम कर रहे हैं अपने हाथों से मुंह में डाल करके, फिर उसका डाइजेशन हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। फीडिंग ऑन सॉलिड फूड यानी बने बनाए खाने पे हम फीड ऑन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गए, वो क्या करते हैं सॉलिड फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में बाय प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन में क्या रहता है, फूड को लिया जाता है बॉडी के अंदर, फिर डाइजेस्ट किया जाता है। आपने देखा सेप्रोट्रॉफ क्या कर रहा है, पहले डाइजेस्ट कर रहे हैं फिर ले रहे हैं। पैरासाइट्स और डाइजेस्टेड फूड ही ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अनडाइजेस्टेड फूड कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, सॉलिड में ले रहे हैं, एकदम सॉलिड यानी कि एकदम कठोर खाने को फॉर्म में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, और फिर बॉडी के अंदर उसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल उसको एडजस्ट कर रहे हैं, थ्रो आउट कर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट को, और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन आप वीडियो को यहाँ तक वॉच करें, ढंग से समझें। ओके, बाय।